वेलकम बच्चों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू एनआईटी साइंस क्लासेस। आज इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताएंगे कि रेडियो एक्टिविटी होता क्या है। तो रेडियो एक्टिव तत्व के बारे में आप लोगों को समझा रहे हैं। ये कम से कम आपको 3 पार्ट में इसका वीडियो आने वाला है। इसका एक सीरीज आएगा रेडियो एक्टिव तत्व के बारे में। तो रेडियो एक्टिव तत्व क्या होता है कि देखा गया कि रेडियो एक्टिव तत्व को हम कहीं पे रख देते हैं। तो रेडियो एक्टिव तत्व या एलिमेंट को कहीं पे हम रखेंगे तो उससे देखा गया कि स्वतः अचानक से अपने आप अल्फा बीटा गामा किरण क्या होता है, बाहर की तरफ आता है। इसी को बोलते हैं हम लोग रेडियो एक्टिव तत्व। जैसे हम समझते हैं कि अगर मान लिया जाए सपोज कीजिए कि ये रेडियो एक्टिव तत्व है। तो इस रेडियो एक्टिव तत्व में देखा गया कि इससे अल्फा किरण, गामा किरण और बीटा किरण क्या हुआ, बाहर निकल करके आता है। ये ऐसा होता क्यों है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकृति में देखा गया, प्रकृति में 1500 न्यूक्लियाई पाया जाता है। 1500 न्यूक्लियाई का मतलब हुआ कि 1500 नाभिक जो है पाया जाता है। 1500 न्यूक्लियाई में से लगभग 260 के आसपास जो न्यूक्लियाई होता है वो स्टेबल कंडीशन में होता है, अस्थाई रहता है। और बाकी जितना भी बचा हुआ है 260 से कम छोड़ करके जितने भी न्यूक्लियाई बचा हुआ रहता है वो अनस्टेबल कंडीशन में रहता है, अस्थाई कंडीशन में रहता है। तो कोई भी न्यूक्लियाई चाहता है ये कि अस्थाई कंडीशन से अस्थाई कंडीशन में आए। तो अस्थाई कंडीशन से अस्थाई कंडीशन में आने के लिए वो न्यूक्लियाई क्या करता है, अल्फा बीटा गामा किरण को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, एमिट करता है। यही होता है रेडियो एक्टिव तत्व। फिर से हम बोल रहे हैं रेडियो एक्टिव तत्व क्या होता है। रेडियो एक्टिव तत्व जो होता है, जब कहीं पे भी हम रेडियो एक्टिव तत्व को रखेंगे, एलिमेंट को रखेंगे, तो रेडियो एक्टिव तत्व क्या होता है ना कि वो स्वतः अपने में वो क्या करता है, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण क्या होता है, स्वतः उत्सर्जित होते रहता है। ये स्वतः उत्सर्जित होने का घटना ये कहलाता है रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। ठीक है। अब ये बात है कि रेडियो एक्टिव सभी एलिमेंट में इस प्रकार का घटना क्यों नहीं होता है। तो सभी एलिमेंट में, सभी तत्वों में इस प्रकार का घटना इसलिए नहीं होता है कि प्राकृतिक में 1500 न्यूक्लियाई पाया जाता है। 1500 न्यूक्लियाई में से लगभग 260 से कम न्यूक्लियाई ऐसा होता है जो अस्टेबल कंडीशन में रहता है, अस्थाई में रहता है। अब क्या होता है कि जो बचा हुआ न्यूक्लियाई है वो क्या होता है, अनस्टेबल कंडीशन में रहता है। अब क्या होता है कि जो बचा हुआ न्यूक्लियाई जो अनस्टेबल कंडीशन में है, अब वो क्या चाहेगा, अस्टेबल होने के लिए चाहेगा। तो सिंपल सा बात है कि अस्टेबल होने के लिए वो क्या करता है, वो न्यूक्लियाई अल्फा बीटा गामा किरण को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, एमिट करता है। तो जितने भी प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व है, सभी तत्व, लगभग सभी रेडियो एक्टिव तत्व अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। तो वही चीज हम इस परिभाषा में भी लिखाए हैं कि प्रकृति में कुछ तत्व या पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे स्वतः ही अदृश्य किरणें, अदृश्य किरण उसे बोलते हैं जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती है। स्वतः ही अदृश्य किरण क्या होता है, उत्सर्जित होता है, जो हम लोग देख नहीं पाते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिवता। ठीक है। अब इसमें हम लिखाए क्या कि प्रकृति में 1500 न्यूक्लियाई ऐसा है जिनमें से 260 से कम न्यूक्लियाई अस्थाई है। प्रकृति में 1500 न्यूक्लियाई उपस्थित होता है जिनमें से 260 से भी कम न्यूक्लियाई जो होता है क्या होता है, अस्थाई होता है, अस्टेबल होता है। अब बाकी सभी अस्थाई न्यूक्लियाई, अस्थाई न्यूक्लियाई है, अस्थाई न्यूक्लियाई वे अपने आप को क्या चाहता है,
स्थायित्व को बनाए रखने के लिए अल्फा बीटा गामा किरण को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व। तो आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें या इसको कहीं पे आप लिख लें, हम इसका डिस्कवर बताने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका डिस्कवरी का, कि आखिरकार इसका खोज किस प्रकार हुआ, कौन वैज्ञानिक इसका खोज किए हैं। तो याद रखना है, एक वैज्ञानिक थे हेनरी बेक्यूरेल। हेनरी बेक्यूरेल ने 1896 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया और सब वैज्ञानिक इस एक्सपेरिमेंट को ये कहने लगे कि ये जो हेनरी बेक्यूरेल का जो एक्सपेरिमेंट है वो अचानक हो गया। अचानक का मतलब वो अपने आप हो गया, वो चाहते नहीं थे ऐसा, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट उनको हो गया है प्रयोग में। ठीक है, बताते हैं किस प्रकार ये बताया गया है। उन्होंने क्या किए कि एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई लिए या तत्व लिए, एक रेडियो एक्टिव तत्व लिए, ठीक है। ये है रेडियो एक्टिव तत्व और इसको एक ब्लैक पेपर से, ये क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व, एलिमेंट बोल दो या तत्व बोल दो। इन्होंने क्या किए, एक ब्लैक पेपर से इसको कवर कर दिए, ठीक है। इन्होंने क्या किए, यहां पे एक सिल्वर का शीट लगाए, ये एक है सिल्वर का शीट, ये रहा सिल्वर शीट। सिल्वर का शीट का मतलब हुआ जो पेज का बना होता है। सिल्वर शीट, जो सिल्वर शीट हम लोग बोल सकते हैं इसको, जो फॉइल वगैरह नहीं होता है, जो जिसमें रोटी वगैरह कवर करके दिया जाता है, उसको बोलते हैं सिल्वर शीट। या जो मिठाई वगैरह में लगा हुआ रहता है ऊपर में जो चमकता है, उसको बोलते हैं सिल्वर शीट, ठीक है। या रोटी में क्या होता है ना कि कोई भी आदमी अगर जॉब कर रहा होता है तो उसको सिल्वर शीट वगैरह में क्या किया जाता है, रोटी को पैक करके दिया जाता है, क्योंकि रोटी बहुत देर तक क्या रहे, गर्म रहे, उसी को बोलते हैं हम लोग सिल्वर शीट। अब उन्होंने क्या किए कि यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाए, ये है फोटोग्राफिक प्लेट, ये है फोटोग्राफिक प्लेट। तो इनका प्रयोग समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किए, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिए हेनरी बेक्यूरेल ने 1896 ईस्वी में, इसको एक ब्लैक पेपर से कवर कर दिए। ब्लैक पेपर का मतलब हुआ जो पेज रहता है ना, वो काला कलर का पेज से क्या किया, उसको कवर कर दिए। यहाँ पे एक सिल्वर का शीट लगाए, ये सिल्वर का शीट है, और इसके पीछे एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाए। उन्होंने क्या देखे कि कुछ समय के बाद इस फोटोग्राफिक प्लेट में कहीं कहीं पे धब्बा धब्बा ऐसा आ गया, इस प्रकार से धब्बा धब्बा ऐसा आ गया। तो उनको दिमाग में आया कि आखिरकार ये फोटोग्राफिक प्लेट में ये धब्बा धब्बा कैसे आया है। तो उन्होंने फिर दिमाग लगाना शुरू किए, उन्होंने सोचे कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है,
ये कहीं न कहीं एक किरण को क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, एक किरण को उत्सर्जित कर रहा है। और वो किरण इतना ज़्यादा हैवी है, इतना ज़्यादा पेंट्रेशन पावर है कि यहाँ से ये ब्लैक पेपर से निकल करके, इस सिल्वर फॉयल से निकल करके जाकर के किसमें शो कर रहा है, फोटोग्राफिक प्लेट में शो कर रहा है। इसी प्रयोग में उनको दिमाग खोल दिया कि प्रकृति में ऐसा बहुत सारे तत्व है जो अनस्टेबल कंडीशन में पाया जाता है, और वो तत्व अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए अल्फा बीटा गामा किरण को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। उन्होंने ये सोचे कि कहीं न कहीं इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कोई किरण, अदृश्य किरण ऐसा निकल रहा है जो इस पेपर को पार करते हुए, इस सिल्वर सीट को पार करते हुए फोटोग्राफिक प्लेट पे जाकर के वो क्या हो रहा है, पड़ रहा है। तो यहीं से ये प्रयोग आया, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग हेनरी बेक्वेरेल ने 1896 ईस्वी में ये प्रयोग दिए, और इस प्रयोग के बाद सभी साइंटिस्ट का दिमाग पूरी तरीके से खुल गया। ठीक है, और बाकी का साइंटिस्ट का ये कहना था कि हेनरी बेक्वेरेल का जो प्रयोग है, ये प्रयोग ये करना नहीं चाह रहे थे, ये अचानक से ये प्रयोग ये हो गया है। लेकिन आप ही सब दिमाग लगाइए यहाँ पे, ये प्रयोग अचानक से कैसे हो सकता है। इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को एक पेपर में रखें, फिर इसको यहाँ पे एक सिल्वर सीट लगाएं, यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट लगाएं, तो ये चीज अचानक से कैसे हो गया। ठीक है, तो इनका प्रयोग जो था वो वास्तविक प्रयोग था। ये प्रयोग इसमें करना ही चाह रहे थे, रेडियो एक्टिव तत्व के बारे में वो बताना ही चाह रहे थे, जबकि साइंटिस्ट सब ने सोचे कि ये प्रयोग जो है ये अचानक से हो गया, करना नहीं चाह रहे थे लेकिन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट पहले कैमरा से जो आता था, रील वगैरह जो बनता था ना, रील वगैरह जो ब्लैक कलर का होता था, जिसमें फोटो आता था, भूत भूत ऐसा आता था काला काला ऐसा, उसी को बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। तो उसी प्लेट में कहीं कहीं क्या आ गया, धब्बा धब्बा ऐसा आ गया। तो वहीं से इनको दिमाग में आया कि कहीं न कहीं इसमें एक अदृश्य किरण निकल रहा है, अल्फा बीटा गामा के रूप में, और ये अदृश्य किरण इस ब्लैक पेपर और सिल्वर सीट को पार करते हुए फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ रहा है, तभी ये क्या आ रहा है, धब्बा धब्बा ऐसा आ रहा है। तो यही इनका एक्सपेरिमेंट था हेनरी बेक्वेरेल का। ठीक है, तो हेनरी बेक्वेरेल के एक्सपेरिमेंट में क्या लिखना है, तो सिंपल सा लिखना है, आप लोग लिखिए इसको। ठीक है, हेनरी बेक्वेरेल के अनुसार इन्होंने एक रेडियो एक्टिव तत्व को एक ब्लैक पेपर में कवर किए, और उस ब्लैक पेपर, उस रेडियो एक्टिव तत्व के नज़दीक एक सिल्वर का फॉयल रखें, और सिल्वर के फॉयल के पीछे एक फोटोग्राफिक प्लेट रखें। कुछ समय के बाद हेनरी बेक्वेरेल के प्रयोग ने ये देखा कि उस फोटोग्राफिक प्लेट में कुछ कुछ धब्बा धब्बा ऐसा निशान आ गया है। वही धब्बा धब्बा निशान ये प्रदर्शित करता है कि कहीं न कहीं इस रेडियो एक्टिव तत्व से कुछ किरण निकल रही है, और उस किरण का नाम दिया गया है अल्फा बीटा गामा किरण। तो यही इनका ये प्रयोग था। अब बात होता है कि कौन कौन से तत्व रेडियो एक्टिव प्रदर्शित करता है और कौन कौन से तत्व रेडियो एक्टिव प्रदर्शित नहीं करता है। तो आप इसको जल्दी से नोट करें। ठीक है, अब यहां पे ये है कि कुछ न्यूक्लियाई
कुछ न्यूक्लियाई अस्टेबल क्यों होता है? इसको हम लोग बोलते हैं अस्टेबिलिटी बेल्ट भी बोला जाता है। अस्टेबिलिटी बेल्ट। तो आप लोग हेडिंग लगाएं कि कुछ न्यूक्लियाई अस्टेबल क्यों होते हैं, ठीक है, और कुछ न्यूक्लियाई अस्टेबल क्यों नहीं होते। तो ध्यान से समझना है इस चीज को, ठीक है। उन्होंने क्या किए कि इसको ग्राफ से समझाएं। ग्राफ क्या है समझते हैं। अब इस ग्राफ को समझते हैं। हेनरी बेक्वेरेल और और सब साइंटिस्ट ने जब इस प्रयोग में आगे बढ़े तो उन्होंने देखे कि जिसका परमाणु संख्या 20 या 20 के बराबर है, जिसका परमाणु संख्या, आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, जिसका परमाणु संख्या 20 या 20 से कम है, तो उसमें देखा गया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो जो होता है 1 के बराबर होता है। ध्यान से समझना है इस चीज को। इन्होंने बहुत सारे तत्व पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। उन्होंने क्या देखे कि जिसका परमाणु संख्या 20 या 20 से छोटा है, 20 या 20 से छोटा है, उसका देखा गया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात जो होता है वो 1 के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ कि उस परमाणु के अंदर जितना न्यूट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। बात समझ में आया कि नहीं? जैसे एग्जांपल समझते हैं, हीलियम। हीलियम का होता है 2 और 4। इसमें प्रोटॉन का बात करेंगे तो प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन का बात करेंगे तो 4 - 2 ये भी 2 है। तो दोनों का अनुपात अगर निकालेंगे 2/2 तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो उसमें देखा गया कि जिसका परमाणु संख्या 20 या 20 से छोटा है उसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात लगभग 1 के बराबर देखा गया। लगभग 1 के बराबर देखा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 तक ये ग्राफ इस प्रकार से जाने वाला है। 20 तक ये ग्राफ इस प्रकार जाएगा क्योंकि इसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो समान है। जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो नीचे प्रोटॉन की संख्या 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन, तो ये ग्राफ आएगा।
तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या दोनों क्या होता है, बराबर। तो शुरू में ग्राफ देखा गया तो ये 20 तक ये ग्राफ सीधा गया, क्योंकि 20 तक जिसका भी परमाणु संख्या है उसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अनुपात है वो लगभग 1 के बराबर देखा गया। मतलब ये हुआ कि ये सभी के सभी तत्व अस्थाई कंडीशन में रहता है, स्टेबल कंडीशन में रहता है। मतलब 20 के पहले जितने भी तत्व है वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। रेडियो एक्टिव तत्व तब होगा जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1 से कम या 1 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी तत्व में देखा गया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात क्या है, ज्यादा है, सॉरी 1 के बराबर है, लगभग 1 के बराबर देखा गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझते हैं। ये है मेरे पास परमाणु, हम परमाणु का बात करेंगे नहीं, हम बात करेंगे न्यूक्लियाई का, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये जो रेडियो एक्टिव तत्व है, ये सभी के रेडियो एक्टिव तत्व न्यूक्लियाई पे निर्भर करता है। तो न्यूक्लियाई में देखा गया नाभिक है ये, ठीक है, नाभिक में देखा गया कि क्या होता है। ये है नाभिक, किसका नाभिक मान लिया जाए, हीलियम का नाभिक है। तो हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। तो यहां तक 1 से 20 तक स्टेबल होने का रीजन ये है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन एक प्रकार का आवेश है, और प्रोटॉन और प्रोटॉन जब एक समान आवेश जब एक दूसरे के नजदीक रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। तो नाभिक के अंदर देखा गया कि प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है। अब इस प्रतिकर्षण को संतुलित करने के लिए यहां पे एक न्यूक्लियाई बल लगता है। हम क्या बोल रहे हैं, यहां पे एक बल लगा, कौन सा बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या वैद्युत बल। क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में कौन सा बल लगता है, वैद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है। अब इस बल को बैलेंस करने के लिए एक बल लगता है, उस बल को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियाई फोर्स। न्यूक्लियाई फोर्स जो होता है, न्यूट्रॉन लगाता है और न्यूट्रॉन एक दूसरे को, न्यूट्रॉन जो भी है न्यूक्लियाई फोर्स न्यूट्रॉन लगाता है। न्यूट्रॉन क्या करता है, यहाँ पे सभी आवेश को एक दूसरे से क्या करता है, आकर्षित करता है। फिर से हम बोल रहे हैं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है। प्रोटॉन और प्रोटॉन पे वैद्युत बल लगेगा, वैद्युत बल की वजह से वो दोनों प्रतिकर्षित होना चाहेगा। अब उस प्रतिकर्षण को रोकने के लिए उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियाई फोर्स लगाता है। न्यूक्लियाई फोर्स एक प्रकार का फोर्स है जो नाभिक में लगता है। ये फोर्स अपने आप लगता है, जो कि न्यूट्रॉन उसको लगाता है। न्यूट्रॉन क्या किया, न्यूट्रॉन एक दूसरे को आकर्षित किया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को आकर्षित करेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ये आकर्षण की वजह से प्रोटॉन और प्रोटॉन आपस में चाह रहा था, प्रतिकर्षण के कारण नाभिक को फैलाना चाह रहा था, जबकि यहाँ पे न्यूक्लियाई फोर्स एक दूसरे को क्या करना चाह रहा है, आकर्षित करना चाह रहा है। तो एक तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, वैद्युत बल न्यूक्लियाई को फैलाना चाह रहा है, और एक तरफ न्यूक्लियाई फोर्स क्या करना चाह रहा है, उसको सिकोड़ना चाह रहा है। तो दोनों मिलकर के देखा गया कि न्यूक्लियाई का जो आकार है वैसा ही रह गया, जितना न्यूक्लियाई फोर्स लग रहा है आकर्षण बल, उतना ही
प्रतिकर्षण बल। तो इन दोनों को मिल करके वो जो न्यूक्लियाई है संतुलन में रह गया, ना ही वो न्यूक्लियाई कंप्रेस हुआ मतलब सिकुड़ा और ना ही वो न्यूक्लियाई फैला। तो इस प्रकार के तत्व को हम लोग बोलते हैं अस्थाई तत्व, अस्टेबल एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। जो देखा गया 1 से लेकर के 20 तक जो भी तत्व है सभी के सभी तत्व क्या होता है, अस्थाई कंडीशन में आ जाता है। 20 के बाद जैसे ही देखा गया तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आया, कुछ इस प्रकार से देखा गया, कुछ इस प्रकार से देखा गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखा गया। ठीक है, ये लाइन का कोई अब काम नहीं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखा गया। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे परमाणु संख्या 20 के बाद बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिस तत्व का न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से बहुत अधिक होता है। न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से बहुत अधिक होता है। तो 20 के बाद इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, 20 के बाद जो भी तत्व है उसका 20 से बड़ा तत्व, ये केस नंबर फर्स्ट बना। अब केस नंबर सेकेंड में देखा गया कि 20 के बाद परमाणु संख्या 20 के बाद जो भी तत्व है उसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1 और 1.6 के बीच रहा। 20 के बाद जितने भी तत्व है सबका देखा गया तो 1 और 1.6 के आसपास रहा। किसी का 1 भी और किसी का 1.6 भी, किसी का 1.3 भी। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के बराबर नहीं था। ठीक है, आराम से समझना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं था। इसका मतलब ये निकला, एग्जांपल से पहले समझते हैं। आयरन का होता है 26 और ये होता है 56, होता है ना। तो इसमें अगर प्रोटॉन का संख्या देखा जाए 26 और न्यूट्रॉन का संख्या कितना होता है 30, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो अनुपात 1 तो नहीं है, 1 से बड़ा है। इसका मतलब है कि बहुत सारे तत्व ऐसे अभी भी उपस्थित हैं जिसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1 के बराबर नहीं है, और 1 या 1.6 के बराबर देखा गया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात। उसके अकॉर्डिंग ये एक ग्राफ बनाया गया कि प्रकृति में अभी भी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो अस्टेबल कंडीशन में है, अस्थाई कंडीशन में है, जबकि उसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1 नहीं है, 1 और 1 1.6 के बराबर है। किसी का 1, किसी का 1.1, किसी का 1.2, किसी का 1.3, किसी का 1.5, किसी का 1.6, ये देखा गया। ठीक है, मतलब ये अस्टेबिलिटी के लिए अभी जितने भी तत्व उपस्थित हैं, अस्टेबिलिटी के लिए ये ग्राफ को देखा गया और इस बेल्ट को बोलते हैं अस्टेबिलिटी बेल्ट। अब अस्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर इस लाइन पे जो भी ग्राफ, इस लाइन पे जो भी तत्व आएगा वो अस्टेबल होगा, अस्थाई होगा। अस्थाई का मतलब हुआ कि जितना
प्रोटॉन उसको फैला रहा है, उतना न्यूट्रॉन उसको सिकुड़ भी रहा है न्यूक्लियाई पर, मतलब दोनों क्या है, बराबर। तो ये है स्टेबिलिटी बेल्ट। अब स्टेबिलिटी बेल्ट के अगर इधर कोई तत्व आ गया, मतलब उसका प्रोटॉन का मान न्यूट्रॉन से ज्यादा है। अगर इस बेल्ट के अगर ऊपर आ गया, मतलब न्यूट्रॉन का मान क्या है, ज्यादा है। अगर इस बेल्ट के इधर है कोई तत्व, तो भी अनस्टेबल कंडीशन में, तो भी अस्थायी कंडीशन में, और इस बेल्ट के ऊपर है तो भी वो तत्व अस्थायी कंडीशन में, अनस्टेबल कंडीशन में रहेगा। ठीक है। अगर इस बेल्ट पे कोई तत्व अगर आ गया, तो ये सभी के सभी तत्व अस्थायी कंडीशन में आएगा। अगर इस बेल्ट के ऊपर, तो भी अस्थायी, और इस बेल्ट के ऊपर कोई नीचे कोई तत्व है, तो भी अस्थायी कंडीशन में रहेगा। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया बात? क्योंकि देखा गया कि यहाँ पे जेड का मान 26 आयरन में, और जबकि न्यूट्रॉन का मान 30, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अनुपात है वो इन दोनों को बीच है। मतलब ये लाइन से नहीं जाएगा, ये कहीं ना कहीं न्यूट्रॉन का संख्या बढ़ गया। मतलब कुछ कुछ अस्टेबल तत्व ऐसा है, अस्थायी तत्व ऐसा है जो इस लाइन से ना जा करके ऊपर लाइन से गया है, और उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टेबिलिटी बेल्ट। इस बेल्ट पे अगर कोई तत्व है तो तत्व अस्थायी होगा, और इस बेल्ट के अगर ऊपर है, मतलब उस परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, मतलब न्यूक्लियाई फोर्स ज़्यादा लगेगा, मतलब वो जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो तत्व सिकुड़ जाएगा, वो न्यूक्लियाई सिकुड़ जाएगा। अगर इसके नीचे है तो प्रोटॉन ज़्यादा है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन ज़्यादा है, मतलब रिपल्सन ज़्यादा होगा, और वो तत्व क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तभी तो वो अनस्टेबल कंडीशन में रहता है। बात समझ में आ गया? प्रयोग के बाद ये देखा गया कि 83 तत्व के बाद जो भी तत्व है 83, जिसका परमाणु संख्या 83 है, 83 के बाद जितने भी तत्व है, सभी के सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। 83 के बाद जितने भी तत्व है, उसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात इस बेल्ट से नहीं जा रहा है, या तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे जा रहा है। क्लियर है? तो इसको जल्दी से नोट करें, उसके बाद तुरंत बताते हैं। 1-2 पॉइंट और बचा हुआ है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करें। नोट हो गया? अब क्या देखा गया, तो इतना तो पता होगा आपको कि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात ज्यादा होता है, तभी तो ये बेल्ट से ऊपर आ गया, और जो नीचे गया था तो उसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात कम होता है। तो ये जितने भी तत्व है इस बेल्ट के ऊपर, सब के सब अनस्टेबल है। अब इसको स्टेबल होने के लिए ये क्या करता है, बीटा माइनस किरण को क्या करता है, उत्सर्जित करके ये इस बेल्ट पे आ जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? इसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात ज्यादा है। अब इसको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात को कम करना है, तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से बीटा किरण, बीटा माइनस किरण निकलेगा, जिससे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात कम हो जाएगा, और ये बेल्ट के ऊपर आ जाएगा, अस्थायी कहलाने लगेगा। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात कम है, तो इसको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात को ज़्यादा लाना पड़ेगा। तो ज़्यादा लाने के लिए इससे अल्फा किरण और बीटा प्लस किरण क्या होता है, उत्सर्जित होता है। तो जैसे ही उत्सर्जित हुआ, उत्सर्जित होने का मतलब इसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात बढ़ जाएगा, और ये जो एलिमेंट है सब के सब बेल्ट पे आ जाएगा, अस्थायी कंडीशन में आ जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट का पार्ट फर्स्ट। बाकी का 2 या 3 पार्ट और आएगा, हम कोशिश करेंगे
कि 2 पार्ट में ही आ जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे, कंसेप्ट के साथ अगर पढ़ाया जा रहा है तो वीडियो को ज़रूर कमेंट करें और बताएं। आप लोगों को कुछ और कंसेप्ट ज़्यादा ज़रूरत है तो आप बता सकते हैं कमेंट में, आपको और अच्छी तरीके से कंसेप्ट मिलेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।